प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ में चलेंगी। इसके अलावा यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वो आगे अपील कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सजा को लेकर होगी, दोषी सिद्ध होने को लेकर नहीं। इस पूरे मामले में 3 विषय काफ़ी चर्चा में रहे। पहला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, दूसरा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और तीसरा भारतीय दंड संहिता की धारा 121। इन्हीं तीनों विषयों के बारे में जानेंगे अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। सबसे पहले बात राष्ट्रीय जांच एजेंसी की। दरअसल साल 2008 के मुंबई हमले के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई जिसके पास व्यापक अधिकार हों। इसीलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया। इस तरह ये एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए 31 दिसंबर 2008 को NIA एक्ट 2008 के तहत किया गया था। NIA के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र है जिससे इसे देश के किसी भी भाग में आतंकवादी हमले की जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके जांच के दायरे में देश की संप्रभुता एवं अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले हमले, बम विस्फोट, हवाई जहाज और समुद्री जहाज तथा परमाणु संस्थानों पर किए जाने वाले हमले शामिल हैं। आतंकवादी हमलों के अलावा जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स या मादक पदार्थ, संगठित अपराध, जबरन धन वसूलने आदि से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। NIA को बने 13 साल हो गए हैं और इस दौरान 400 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 349 से ज़्यादा मामलों में चालान दाखिल कर दिया गया है। लगभग 2494 अपराधियों को पकड़ा गया है और 391 को सजा दिलाने में सफलता मिली है और इस तरह 93.25% दोष सिद्धि का अनुपात रहा है। 90% से भी ज़्यादा अपराधियों का साबित होना ये बताता है कि एजेंसी अपने अभियानों में काफ़ी हद तक सफल रही। गौरतलब है कि इस एजेंसी को अपने अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों के बारे में किसी राज्य विशेष में जांच करने के लिए वहां के राज्य सरकार के स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का लिखित आदेश ही पर्याप्त है। इतना ही नहीं, यह एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों का स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। दूसरे नंबर पर आता है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी UAPA। UAPA को साल 1967 में भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से लाया गया था। इस कानून के तहत किसी भी अलगाववादी गतिविधि को चलाना या समर्थन देना अपराध माना गया है। साथ ही किसी विदेशी ताकत द्वारा भारतीय क्षेत्र को अपना बताना भी अपराध करार दिया गया है। साल 2019 में चौथी बार इस कानून में संशोधन किया गया था। इसके पहले साल 2004, 2008 और 2012 में भी इसमें संशोधन किया जा चुका है। इसके पहले तक किसी भी कानून के तहत किसी को व्यक्तिगत आतंकवादी कहने का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे में जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो उसके सदस्य नए नाम से एक नया संगठन बना लेते थे। इस समस्या से निपटने के लिए UAPA को लाया गया। इसमें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देशों में संगठन ही नहीं बल्कि व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है। किसी भी गतिविधि या संगठन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये बात आतंकवादी गतिविधि चलाने के लिए भी उतना ही सच है। ऐसे में आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने वाले या इसके जरिए कमाई करने वाले को भी आतंकी कहना गलत नहीं होगा। साल 2019 के संशोधन में इस चुनौती से भी निपटने की व्यवस्था की गई है। और सबसे अंत में बात IPC की धारा 121 की। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने की कोशिश करेगा तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वो आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।